Today we are going to discuss our last topic of this semester, which is radioimmunoassay. Radioimmunoassay is basically a type of radiochemical analytical method. And when we say immunoassay, we actually mean that we are analyzing something based on the immunity response of the body. Okay, so इसमें एक्चुअली हो क्या रहा होता है इम्यूनोअसे में. It is based on a principle. If a specific antigen is added in the human body, it will stimulate a specific immune response. Okay, जब भी हमारी बॉडी में कोई स्पेसिफिक एंटीजन एंटर होगी, कोई ख़ास तरह की प्रोटीन बॉडी में एंटर होगी या कोई ख़ास तरह का बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर होगा, तो एक पर्टिकुलर टाइप का रिस्पॉन्स बॉडी में जनरेट करेगा. ठीक है, दैट रिस्पॉन्स फ्रॉम द बॉडी इज बेसिकली टर्म्ड एज एंटीबॉडी रिस्पॉन्स और इम्यून रिस्पॉन्स विच सिग्नल द प्रेजेंस ऑफ अ एंटीजन. ओके, जब भी बॉडी में कोई एंटीजन या कोई प्रोटीन एंटर होगी, दैट इज गोइंग टू stimulate the body to produce some antibodies, and if we analyze those antibodies, then that type of assay will be called as immunoassay. Okay, so immunoassay में हमारे पास जो 5 types हैं immunoassay की, enzyme immunoassay, radioimmunoassay, fluoroimmunoassay, chemiluminescent immunoassay एंड काउंटिंग इम्यूनोअसे. ये 5 हमारी बहुत कॉमनली यूज्ड इम्यूनोअसे की टाइप्स हैं, जिसमें से हम जो सबसे ज़्यादा फेमिलियर हैं, वी आर फेमिलियर विद एंजाइम एंड रेडियो इम्यूनोअसे. इन तमाम टाइप्स में से जो सबसे फर्स्ट डेवलप हुई थी टाइप, दैट वाज रेडियो इम्यूनोअसे, दैट वाज डेवलप्ड इन अराउंड 1960. बट रेडियो इम्यूनोअसे की एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि इट रिक्वायर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ फैसिलिटी. हम क्योंकि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज़ कर रहे हैं, वी नीड टू हैव प्रॉपर प्रिकॉशंस, प्रॉपर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स. तो रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स की वजह से हमें उसके अंदर बहुत ज़्यादा सेफ्टी प्रिकॉशंस की ज़रूरत होती है. ठीक है, बट स्टिल रेडियो इम्यूनोअसे इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एसे because of its specificity and sensitivity. So we are going to discuss it in detail. Okay, so uh, basically radioimmunoassay, when radioisotopes instead of enzymes are used as labels to be conjugated with antigens or antibodies, the technique of detection of antigen antibody complex is called as radioimmunoassay. इट इज़ अ टाइप ऑफ इन विट्रो ऐसे. इन विट्रो ऐसे हम ऐसे ऐसे इसको कहते हैं जो कि हम आउटसाइड द लिविंग बॉडी किसी लैब में परफॉर्म कर रहे होते हैं, एंड इट मेजर्स द प्रेजेंस ऑफ एन एंटीजन विद वेरी हाई सेंसिटिविटी. It was first described in 1960 for the measurement of endogenous plasma insulin by Solomon Berson and Rosalind Yellow of न्यूयॉर्क. ठीक है, अच्छा बेसिकली हुआ क्या था कि सबसे पहले ये जो दो साइंटिस्ट जिनका हमने नाम यहाँ पे मेंशन किया, सोलोमन बर्सन एंड रोजलिंड येलो, दे ऑब्जर्व दैट कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं जिनको इंसुलिन से ट्रीट किया जा रहा है, उन पेशेंट्स के अंदर कुछ एंटीबॉडीज डेवलप हो रही हैं अगेंस्ट इंसुलिन. ठीक है, इंसुलिन ऑल्दो इंसुलिन हमारी बॉडी का एक एंडोजेनस मॉलिक्यूल है. एंडोजेनस मॉलिक्यूल मीन कि हमारी बॉडी खुद भी उसको प्रोड्यूस करती है. ठीक है, बट व्हेन वी आर टेकिंग इंसुलिन एज अ मेडिसिन, तो वो इंसुलिन क्योंकि सिंथेटिक होती है या वो किसी दूसरे एनिमल से ड्राइव की हुई होती है, तो उस वजह से दैट इंसुलिन बेसिकली एक्ट एज एन एंटीजन व्हेन इट एंटर्स आवर बॉडी. तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट कुछ एंटीबॉडीज डेवलप कर लेती है. They use this information to develop a special type of analysis method which was called as radioimmunoassay. ठीक है, अच्छा अब radioimmunoassay basically होता क्या है? The principle is basically that it involves a combination of three principles. जो basic radioimmunoassays हैं, these are basically based on the principle of competitive binding. हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले एक रेडियो लेबल्ड न्यूक्लाइड लेते हैं. ठीक है, रेडियो लेबल्ड एंटीजन लेते हैं इन नोन क्वांटिटी. हमें पता होता है कि वो कितनी क्वांटिटी में है, और उस रेडियो लेबल्ड एंटीजन को हम कंबाइन करवा देते हैं विद एन एंटीबॉडी. ठीक है, नाउ वी हैव अ कॉम्प्लेक्स ऑफ रेडियो लेबल्ड एंटीजन एंड एंटीबॉडी. ओके, so next what do? We add the patient sample.
जो भी हमारे पास सैंपल होता है उसको हम ऐड करते हैं उस कॉम्प्लेक्स के अंदर, उस मिक्सचर के अंदर, जिसमें ऑलरेडी रेडियो लेबल्ड एंटीजन जो है वो बाउंड है एंटीबॉडी के साथ. नाउ अ कॉम्पिटेटिव बाइंडिंग टेक्स प्लेस. अब कॉम्पिटेटिव बाइंडिंग क्या करेगी कि जो पेशेंट के सैंपल के अंदर एंटीजन है विच इज़ नॉट रेडियो लेबल्ड, विच इज़ अनलेबल्ड एंटीजन, दैट इज गोइंग टू डिस्प्लेस द रेडियो लेबल्ड एंटीजन फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स, और जो रेडियो लेबल्ड एंटीजन है वो फ्री हो जाएगी. अब जितनी भी एंटीजन पेशेंट के सैंपल में मौजूद थी उतनी ही अमाउंट ऑफ एंटीजन हमारे कॉम्प्लेक्स में से रिलीज हो गई. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सेपरेट द फ्री एंटीजन एंड द बाउंड एंटीजन. अब फ्री एंटीजन जो कि रेडियो लेबल्ड एंटीजन है उसको हम मेजर कर लेंगे थ्रू सम रेडियो एक्टिव काउंटर, और रेडियो एक्टिव काउंटर से मेजर करने के बाद हमें एग्जैक्टली वो अमाउंट पता चल जाएगा कि पेशेंट के सैंपल की वजह से कितनी एंटीजन डिस्प्लेस हुई, और जितनी एंटीजन डिस्प्लेस हुई होगी उतनी ही पेशेंट के सैंपल में प्रेजेंट होगी. ठीक है. सो बेसिकली द प्रिंसिपल includes three principles. The first one is in immune reaction, that antigen and antibody should bind with each other, and the second thing is the competitive binding or competitive displacement reaction, कि जब हम पेशेंट के सैंपल ऐड करेंगे, जब भी हम अपना जो भी हमारा एनालिटिकल सैंपल है उसको हम ऐड करेंगे, दैट एंटीजन शुड डिस्प्लेस द रेडियो लेबल्ड एंटीजन फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स. इट गिव्स द स्पेसिफिसिटी कि अगर पर्टिकुलर टाइप के एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे को डिस्प्लेस कर सकते हैं, सो बोथ ऑफ दोज विल बी सेम, सो इट मेक्स देम द स्पेसिफिक. द थर्ड थिंग इज मेजरमेंट ऑफ रेडियो एमिशन. अब जो हमने रेडियो लेबल्ड एंटीजन को हमने सेपरेट किया है, दैट नीड्स टू बी मेजर्ड वेरी सेंसिटिवली, और विच विल गिव अस द सेंसिटिविटी. और हमने इससे पहले ये डिस्कस किया था रेडियो एक्टिव, जब हमने रेडियो एनालिटिकल मेथड डिस्कस किए थे, कि रेडियो एनालिटिकल मेथड्स बहुत ही ट्रेस अमाउंट्स को भी बहुत इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं. सो बेसिकली दीज मेथड्स आर very much sensitive in nature. Okay, so what happens in an immune reaction, when a foreign biological substance enters into the body through any kind of route, the body recognizes the specific chemistry on the surface of foreign substance as antigen and produces specific antibodies against the antigen, which nullifies the effects and keeps the body safe. It is a normal reaction कि हम जब भी हमारी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर होगा, और बॉडी इज गोइंग टू टेक एक्शन अगेंस्ट दैट पार्टिकल, और उसके लिए हमारे वो अपने सोल्जर्स को ब्लड स्ट्रीम में भेजेगी, दैट इज एंटीबॉडीज, और दोज एंटीबॉडीज आर गोइंग टू कंट्रोल द एक्शन ऑफ दैट एंटीजन. ओके, the antibodies are produced by the body's immune system, so it is an immune reaction. Here the antibodies or antigen bind move due to the chemical influence. This is different from principle of electrophoresis, where proteins are separated due to charge. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे हम जो सेपरेशन कर रहे हैं एंटीबॉडीज की, वो हम किसकी बेसिस पे कर रहे हैं कि वो चार्ज सॉरी हम ये देख रहे हैं कि एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में बाइंड हैं या फ्री फॉर्म में मौजूद है, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या हो रहा होता है कि चार्ज की बेसिस पे आप सेपरेशन कर रहे होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव की बेसिस पे. बट हियर यू आर सेपरेटिंग समथिंग ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग कैपेसिटी, कि विच आर बाउंड एंड विच आर फ्री. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज कॉम्पिटेटिव बाइंडिंग और कॉम्पिटेटिव डिस्प्लेसमेंट. It is a phenomena wherein there are two antigen that can bind to the same antibody. ठीक है. अब हमारे पास टारगेट जो है वो एक एंटीबॉडी है, और जो एंटीजेंस है वो दो तरह की हैं. Both of them have the same capacity to bind. The antigen with more concentration binds extensively with the limited antibody displacing other. अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास एक एंटीबॉडी है और दो तरह की एंटीजेंस है. ठीक है. अब दोनों एंटीजेंस जो हैं उनके पास कैपेसिटी है कि वो एंटीबॉडी से बाइंड कर सकती हैं. जो एंटीजन ज़्यादा क्वांटिटी में होगी, दैट विल बी मोर पावरफुल, और वो ज़्यादा एंटीबॉडी के साथ बाइंड होगी. ठीक है. ऐसा होता है ना कि अगर दो फोर्सेस आमने सामने हों और जिसकी नंबर ज़्यादा होंगे, ऑब्वियसली दैट फोर्स इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर. तो जस्ट लाइक दैट यहाँ पे भी ऐसा ही है कि जो एंटीजन ज़्यादा क्वांटिटी में होगी, दैट इज गोइंग टू डिस्प्लेस द लिमिटेड अमाउंट ऑफ द एंटीजन. ओके,
So in this experiment, a radio-labeled antigen is allowed to bound to high affinity antibody, and when the patient serum is added, unlabeled antigen is going to start displacing the labeled antigen, क्योंकि labeled antigen हमने कम क्वांटिटी में कंट्रोल क्वांटिटी में ऐड की है, और पेशेंट की जो सीरम में एंटीजन है दैट इज गोइंग टू बी इन हायर क्वांटिटी. ओके, सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू, अब हमने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी हो गई हमारी, और अनलेबल्ड एंटीजन जो है वो एंटीबॉडी के साथ बाइंड भी हो गई. नाउ वी हैव फ्री रेडियो लेबल्ड एंटीजन. नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू separate those two and measure. Once the incubation is over, the washings are done to remove any unbound antigens. Then radioemergence of the antigen-antibody complex is taken. The gamma rays from radio-labeled antigens are measured. The target antigen is labeled radioactively and bound to its specific antibodies, which is a limited and known amount. A sample, for example, blood serum, is added in order to initiate a competitive reaction of the labeled antigen from the preparation and the unlabeled antigen from the serum sample. With the specific antibodies, competition will release certain amount of labeled antigen, and then we can generate a binding curve format. Okay. सो नेक्स्ट वी हैव, अच्छा अब इसके अंदर हमने ये पूरा एक्सपेरिमेंट समझ लिया कि इसकी वर्किंग किस तरह से. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्पेसिफिसिटीज ऑफ द एक्सपेरिमेंट, कि हम रेडियो एक्टिविटी जनरेट करने के लिए, रेडियो एक्टिव एंटीजन को लेबल करने के लिए किस तरह के लेबल्स यूज करते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर यूजिंग आयोडीन 125 आयोडीन, एंड समटाइम्स वी यूज C14 एंड H3. ठीक है, नॉर्मल हमारे पास जो हाइड्रोजन होता है दैट इज H1, या हार्ड वाटर में जो हमारे पास हाइड्रोजन है दैट इज H2, बट इन दिस केस वी आर यूजिंग अ रेडियोएक्टिव हाइड्रोजन विच इज H3, and the radioactive carbon which is C14, and radioactive iodine which is I-125. Okay, so how do we label the antigen? High specific activity radio labeled iodine is prepared by iodination of the pure antigen on its tyrosine residue by chloramine T or peroxidase method, and then separating the radio labeled antigen from free isotope by gel filtration or HPLC. Chromatography, you know that it is a separation technique as well as an analytical technique. Okay, so next we have a separation technique for separating the free and bound antigen antibody complex. Double antibody technique, or charcoal, we can use charcoal, cellulose chromatography, or solid phase techniques are applied to separate bound and free radio labeled antigen. Most frequently used is the double antibody technique combined with polyethylene. The bound or free fraction is counted in a gamma counter. ठीक है, आप जब इसको separate out कर लेंगे, the next you have to measure the concentration of free antigen, जो कि radio labeled antigen है, that will give you the amount that was present in the patient's sample. Okay, next we have uses for radio immunoassay. It is a very important okay, रेडियो इम्यूनो ऐसे जो है वो आपके, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, जो इसकी सेंसिटिविटी है दैट इज बेसिकली इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है. ठीक है, दिस टेस्ट कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, इवन द नैनोग्राम क्वांटिटीज ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज इन द सीरम. The test is used for the quantitation of hormones, drugs, AG and other viral antigens. जितने भी हेपेटाइटिस A, B, C के टेस्ट होते हैं, एड्स के टेस्ट होते हैं, जितने भी हमारे पास वायरल डिजीज हैं उन सब के टेस्ट के लिए बहुत रेगुलरली रेडियो इम्यूनोएस्से यूज होता है. It can analyze nanomolar and picomolar concentration of hormones in biological fluids. You know very well कि hormones हमारी बॉडी में बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, बहुत ही उसकी स्मॉल रेंज होती है, एंड वट एवर मेथड वी आर डेवलपिंग फॉर द assay of hormones, it needs to be very very sensitive. So radioimmunoassay is one of those methods. Okay, so some of the applications are also given here. हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि ये मेथड डेवलप ही इंसुलिन के लिए हुआ था, जस्ट लाइक दैट स्टिल दैट मेथड इज बीइंग यूज्ड फॉर इंसुलिन. और फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के हवाले से अगर बात करें तो सेंसिटिविटी की जो रेंज है इम्यूनोएस्से की, दैट इज बिटवीन 1 to 50 नैनोग्राम पर ml, और इससे भी ज़्यादा आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं. सो दैट इज़ अ वेरी good kind of sensitivity. Okay, again this method has some limitation just like every other method.
द कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट एंड reagents. Obviously जब आप रेडियो लेबल्ड एंटीजेंस को यूज करते हैं, those need special type of handling and special type of equipments, and they need to have very fine reagents, very good analytical grade reagents, so that will obviously increase the cost of the assay. शॉर्ट शेल्फ लाइफ ऑफ रेडियो लेबल्ड कंपाउंड्स, रेडियो क्योंकि रेडियो एक्टिविटी क्योंकि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, कंटिन्यूसली अगर उसमें से रेडियो एक्टिव रेज जो है वो जनरेट होंगी, दैट इज गोइंग टू डिटीरियोरेट द कंपाउंड. सो short shelf life of radio labeled compound is very much short. And the third problem is the problems associated with the disposable of radioactive waste. कि हमारे पास जो लैब में जो एसे के बाद वेस्ट जनरेट होगा, दैट हैज टू बी डिस्पोज्ड ऑफ वेरी सेंसिबली, वेरी मेथोडिकली, क्योंकि आपको हम ऐसे इन्वायरमेंट में रेडियो एक्टिव वेस्ट को नहीं फेंक सकते. दैट इज गोइंग टू बी वेरी हार्मफुल फॉर द environment. Okay, so that was overall about the radioimmunoassay. Just giving you a little bit of summary. What happens in a radioimmunoassay? That a target antigen is labeled radioactively, and then it is allowed to be bound to a specific antibody. Antibody should be in a known amount and a specific amount, क्योंकि जो हम स्टार्ट में एंटीजन और एंटीबॉडी को आपस में बाउंड करवा रहे हैं, दैट इज दैट रिएक्शन शुड बी नोन. आप हमें पहले से पता होना चाहिए कि हमने कितनी एंटीबॉडी और कितनी एंटीजन को आपस में बाउंड करवाया है. ओके, so a sample, for example, a blood serum is then added, and then a competitive reaction is initiated between the labeled antigen from the preparation and the unlabeled antigen from the sample, which has specific antibodies. Next, the competition is going to release certain amount of labeled antigen, and that amount will be proportional to the ratio of labeled to unlabeled antigen. A binding curve then can be generated, which allows the amount of antigen in patient serum to be calculated. Okay, so that was all about the radio immunoassay. I hope आपको ये समझ में आ गया होगा. So it was all about our syllabus from फार्मास्यूटिकल एनालिसिस सेकेंड सेमेस्टर. जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको इंशाल्लाह ताला हम इंटरेक्टिव सेशन में एड्रेस कर लेंगे. थैंक यू क्लास.